हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और मैं हूं विजय सर। और आज हम इस लेक्चर में क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 ग्रेड वर्क बुक का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इस सारे प्रश्नों को हम यहां पर हल करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा चैप्टर 2 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी परिभाषाएं मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दी थी। तो हम यहां पर सीधे प्रश्नों के हल करना स्टार्ट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है। चलिए, आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, समीकरण होने की जो शर्त होती है, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एक दो पक्ष होने चाहिए, उसमें LHS, बीच में बराबर का निशान होना चाहिए और यहां पर RHS होना चाहिए। यदि ये है तो वो समीकरण है। चलिए, आप देख पा रहे हैं ए ऑप्शन में यहां पर एक LHS है जहां 15 लिखा हुआ है, बराबर में 5 दंडु x RHS है, तो ये तो हमारा समीकरण है। यहां आप देख पा रहे हैं 15 के बराबर में 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 7। तो ये तो समीकरण की सही व्याख्या नहीं करता। समीकरण एक तराजू के जैसा होता है, दोनों पक्ष उसके कैसे होते हैं, बीच में बराबर के निशान, मतलब कि दोनों पक्ष उसके बराबर होने चाहिए। यहां पर ये बराबर का निशान ना होके ये लेस देन, छोटा है का निशान लगा हुआ है, 15 लेस देन 5 कभी नहीं हो सकता। तो ये भी चीज क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। यहां पर भी ये असमीका है क्योंकि इस पे ग्रेटर देन का निशान बना हुआ है। और क्या कह रहा है, ये 15 जो है 15 है, ग्रेटर देन 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 से, तो ये तो सही है, 15 ग्रेटर देन 7 है, लेकिन ये समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें कोई बराबर का निशान नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, और आप यहां पर इस ए गोले को भर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + 2x 3 + 2 = 13 में x का क्या मान होगा। चलिए, तो हमें जब x का मान निकालना है तो बाकी चीजों का हम पक्षांतर करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आप 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x = 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये 13 में से 2 क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो यहां क्या हो गया, 3x = 11 हो गया। जब आप x का मान निकालेंगे, दोनों पक्षों में 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 3, दोनों पक्षों में 3 से डिवाइड किया तो x का मान क्या हो गया, यहाँ 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएंगे। x का मान हो गया 11/3, 11/3। तो यहाँ पर इसका D जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे D को आप क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट आप देखते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल और केवल एक हल होता है, कहीं कहीं अद्वितीय हल लिखा होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी जो इसका ऑप्शन है वो सही है। मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं क्योंकि रेड पेन की विजिबिलिटी सबसे अच्छी होती है, लेकिन आपको ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करना है। चलिए, यहाँ पे आप इसमें बी लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दोनों संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग क्या है, 16/7। यदि एक संख्या आपको दे दी है 11/7, तो जो संख्या में नहीं दी है हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और बराबर योग क्या आ रहा है, 16/7 आ रहा है। तो हमें उस संख्या का मान निकालना है, मतलब हमें x का मान निकालना है। तो x हो जाएगा 16/7। ये 11/7 जो है आपका, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये -11/7 हो जाएगा। जब आपका -11/7 होगा तो हर जब समान होते हैं तो अंश हम माइनस कर देते हैं, 16 में से 11 जाएंगे, कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। 5/7 इसका उत्तर आ गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है ना, आप इसको सी भर लें। इसके बाद हम चलते हैं, किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर, मतलब यहां पर कथन हमें दिया गया है और हमें उस कथन से समीकरण, और समीकरण से फिर हमें उस संख्या को निकालना है। किसी संख्या का तिगुना, तो हमें नहीं पता जो संख्या, तो हम क्या मान लेंगे उसको x। तिगुना मतलब उसमें 3 का गुणा करना, तिगुना मतलब 3 का गुणा का, तिगुना
में 15 जोड़ने पर, चलो उसमें हमने 15 भी जोड़ दिया, तो प्राप्त मतलब होता है बराबर के बाद हमें क्या मिल रहा है वो प्राप्त कहलाता है। 93 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करना है, तो हम पक्षांतर करेंगे 15 को पहले, तो 3x बराबर हो जाएगा 93 में से आपके 15 माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 93 में से 15 गए तो 78 बचेंगे। और हमें जब x का मान निकालना है तो हम दोनों पक्षों में 3 का भाग कर देंगे, तो 3 से 3 तो कैंसिल होगा, यहाँ x बचा, और 78 से जब 3 को भाग करेंगे तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल करना है 5x ऋण 3, हल करना मतलब कि हमें चर का मतलब कि x का मान ज्ञात करना है। चलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम x वाले जितने भी पद हैं उनको LHS में लेके जाएं, और संख्याओं को, जो अकेली संख्याएं हैं अचर पद हैं, उनको हम RHS में लेके जाएं। तो 5x यहां लिखा हुआ है, इस x को हम जब पक्ष इसका बदलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में 2 लिखा हुआ था, माइनस का 3 LHS में था, RHS में ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। चलिए 5x में से एक x को माइनस किया तो कितना बचा, 4x। ये क्या है, x है या एक x है, सिंगल x है, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या है, 2 + 3 5 है। हमें x का मान निकालना है तो यहां से 4 को हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ हम 4 का डिवाइड कर दें, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 5/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है। जब भी आपको ऐसा है किसी संख्या, हम तुरंत उसको मानेंगे, माना वह संख्या x है, माना वो है संख्या, मैं शॉर्ट फॉर्म में संख्या लिख रहा हूं, x है। अब उन्होंने बोला है प्रश्नानुसार किसी संख्या को 8 से भाग देने पर, तो मैंने लिखा x/8 भाग दिया जाता है तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है। परिणाम आ रहा है कितना, -3, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। चलिए अब फिर से हम यहां देखें, हमें इस 8 को हटाना है, कैसे हटाएंगे, यदि मैं इन दोनों पक्षों में 8 का गुणा कर दूं, यहां 8 का और यहां भी 8 का, तो ये गुणा क्यों किया था, क्योंकि ये हर में 8 था, अंश में यदि 8 होता तो वो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, x इज इक्वल टू -3 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 इसका आंसर हो जाएगा। वही संख्या क्या है, 24 है, -24 है। अब इन्होंने लिखा है संख्या, रमेश ने एक संख्या सोची, तो क्या सोची, कौन सी सोची, x, माना वह संख्या, सबसे पहले जिसके बारे में बात की जा रही है हम उसे ही क्या मान लेंगे, x है, माना वह संख्या क्या है, x। तो रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया, तो इस x का हम 2 गुना कर दें, 2 से गुणा कर दिया, 2x हो गई, उसमें 20 जोड़ा तो इसमें हमने 20 को जोड़ दिया, परिणामी संख्या को 25 से, अब परिणामी संख्या मतलब ये, परिणामी मतलब ये 2x धन 20 बन गया, इसको 25 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो चलिए हम 25 को यहाँ पे भाग कर दिया, बराबर क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलिए अब हमें सबसे पहले तो ये कोष्टक में लिखा हुआ है, मतलब कि ये एक अंश है, कोष्टक में कोई चीज लिखी हुई है ऊपर तो वो भी एक अंश है, और नीचे क्या है, हर है, तो हम क्या करें, यहां इसको भी एक परिमेय संख्या मान लें, ये परिमेय संख्या है अंश बटे हर, यहां भी एक परिमेय संख्या मान लें। जब आमने सामने परिमेय संख्या लिखी है बराबर के, तो हम त्रियक गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, इस 25 का 4 में और इस 1 का यहाँ पे गुणा किया तो ये हो गया 2x धन 20, जब 1 का गुणा करेंगे तो संख्या वही रहेगी, 25 का 4 में गुणा किया तो ये हो गया 100। चलिए अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूं, इसके आते हैं हम पक्षांतर करेंगे, इस 20 का दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 20 प्लस का था, यहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 100 में से जब आपके 20 घटाएंगे आप तो ये 80 बचेगा। अब मुझे x का मान निकालना है, यहां से 2 हटाना है, तो हम हर में भी 2 लिखेंगे, और जब यदि एक पक्ष में हमने 2 से भाग दिया है तो दूसरे पक्ष में भी देना पड़ेगा, तो ये हो गया x बराबर 80/2, मतलब कि ये 40 इसका आंसर हो गया, वह संख्या क्या है, 40 है। चलिए क्वेश्चन है 10 के 2 क्रमागत गुणज, 10 के 2 क्रमागत गुणज, तो जब भी क्रमागत संख्याओं की बात करी जाए तो क्रमागत संख्याएं हमें हमेशा कैसी माननी है, एक को x मानना है और एक को x+1 मानना है। क्रमागत संख्या कौन कौन सी होंगी, x और x+1 होंगी। अब चूंकि 10 का गुणज है मतलब कि इसमें 10 का गुणा हो रहा होगा, तो पहली संख्या क्या हो गई, 10 की गुणज, 10 की गुणज में
जब हम संख्याओं की बात करें तो इनमें 10 का गुणा होगा तो इसमें 10x हो गया, और जब इसमें गुणा होगा तो ये 10, ये इसको कोष्टक में मान लेते हैं तो ये x धन 1, ठीक है ना। अब दोनों का योग करना है तो प्रश्नानुसार हम इस 10x का, दूसरी संख्या क्या है 10x धन 1, तो कितना आ रहा है उत्तर 210 आ रहा है। चलो मैं यहां पर एक लाइन खींच लेता हूं ताकि हमें और स्पेस मिल जाए। चलिए 10x लिखा हुआ है प्लस 10x, यहां पर 10 का x में गुणा किया, कोष्टक को हम खोल रहे हैं तो 10x धन 10 का 1 में गुणा हुआ तो ये हो गया 10 बराबर क्या है 210। चलिए 10x और 10x कितने हो जाएंगे 20x हो जाएंगे। धन के 10 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 10 का पक्षांतर कर रहे हैं तो -10 हो जाएगा, तो होगा 20x इज इक्वल टू 200। चलिए आप चाहें तो यहां से डायरेक्ट भी काट सकते हैं 20 से 200 को, दोनों क्योंकि बराबर के दोनों तरफ लिखे हुए हैं। 20 से 200 कितने बार कटे 10 बार कटे, तो उत्तर क्या आ गया x इज इक्वल टू 10 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक आयत दिया हुआ है, आयताकार आकृति है, इसका मैं परिमाप ज्ञात कर, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है आयत का, परिमाप होता है 2 और कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई कहां से आया, क्योंकि इसमें 2 लंबाइयां हैं, हमने माना इसको ये लंबाई है और ये हमने माना यदि चौड़ाई है, तो कितनी बार लिखी है चौड़ाई आमने सामने 2 बार और लंबाई भी आमने सामने 2 बार, इसलिए परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, मतलब कि 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, इसलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया तो लंबाई धन चौड़ाई आ गया। चलिए अब यहां लिखा है परिमाप होगा 2, लंबाई का मान हमने क्या माना है 2x धन 66 और धन चौड़ाई का मान हमने क्या माना है 5x धन 6, और बराबर क्या लिखा हुआ है 186, उन्होंने प्रश्न में दिया गया है 186 है। चलिए अब 2 एक कोष्टक के बाहर है, मतलब कि गुणा में है, कोष्टक के साथ जो भी चीज लिखी है वो क्या है गुणा में, तो इस 2 से हम इस 186 को डायरेक्ट काट सकते हैं, क्योंकि जब आप पक्षांतर करेंगे इस 2 का तो ये कहां आएगा इसके बटे में। 2 से 86 कितने बार कटेगा 2 नाम 18, 2 3 6 93 बार। चलिए 2x और 5x अब कोष्टक के अंदर है, हम जोड़े 5x और 2x हो जाएंगे 7x धन 66 और 6 जुड़ेगा तो 72 बराबर में क्या लिखा है 93। चलिए हम पक्षांतर करेंगे जब 72 का तो ये 93 में से माइनस होगा क्योंकि इस पक्ष में प्लस का था। चलिए 72 93 में से 72 जब आप माइनस कर रहे हैं तो ये आएगा 21, तो यहां पर x का मान क्या आ गया 7 से जब 21 को आप काट देंगे तो 3 बार कटेगा, तो x का मान आ गया 3, आपका ये आंसर है। यहां पर क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में दिया था मतलब ये सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बढ़ई एक पलंग बनाने में 2600 रुपए लेता है और इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत कितनी है 1100 रुपए, तथा मजदूरी वो 200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से ले रहा है। चलिए तो मूल्य कैसे निकल के आएगा, इन्होंने पूछा कितने घंटे कार्य किया, क्या पूछा है कितने घंटे कार्य किया, तो हम उसको क्या मान लें, माना उसने x घंटे कार्य किया, कितना कार्य किया x घंटे कार्य किया, तो मूल्य कैसे निकलेगा, मूल्य की बात करें हम, मूल्य निकालने के लिए पहली बात तो लागत आपकी क्या है 1100 रुपए है, तो हम लिखेंगे 1100 रुपए तो सामान ही आएगा, प्लस मजदूर कितना ले रहा है 200 रुपए प्रति घंटा, 200 रुपए जितने भी घंटे उसके लगे, ठीक है ना, बराबर में कितना पैसा ले रहा है टोटल 2600। तो हमें ये घंटे याद करने हैं, घंटे को आपने क्या माना है x माना है तो ये हो गया 200x बराबर 2600। हम इस 1100 का पक्षांतर करेंगे तो 2600 में से माइनस हो जाएगा, तो 200x बराबर आ गया 2600 में से 1100 जाएंगे तो कितना बचेगा 1500 बचेगा, ठीक है ना। तो x बराबर हम इस 200 का यदि पक्षांतर करें तो 1500 बटे 200 हो जाएगा, 2 शून्य से आपके 2 शून्य कैंसिल हो गए, और 15 बटे 2 का मतलब क्या हुआ 15 कहा था 7.5, और किस चीज की बात चल रही थी घंटों की, तो 7.5 घंटे इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करने के लिए हम ये z क्या है चर है वेरिएबल है, इसको एक पक्ष में लें तो z/2
सामने क्या लिखा है z/3, तो इसको भी इस पक्ष में लेके आए, प्लस का था तो माइनस का z/3 इज इक्वल टू 1/4 लिखा था, 1/4 माइनस 1/5 को हमने पक्षांतर कर दिया तो 1/5 यहां पर आ गया। चलिए इनके हर कैसे हैं अलग अलग, तो आप हरों का क्या करें नीचे गुणा कर दें, 2 3 6 और अंश में कैसा 3 गुणा कर दें, इस 3 का z में गुणा होगा तो 3z, ऋण की जगह ऋण, या माइनस 2z का 2 का z में गुणा होगा 2z। यहां भी ऐसे ही करेंगे, 4 और 5 का गुणा कर दिया, 4 5 6 20, 5 का 1 में गुणा किया 5 और यहां पर 4 का 1 में गुणा हुआ तो 4। चलिए मैं यहां पर एक लाइन खींच लेता हूं और स्पेस मिल जाएगा। चलिए 3z में से 2z जाएंगे तो 1z बचेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, z/6 इज इक्वल टू 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9/20। चलिए अब आप जब एक एक परिमेय संख्या आमने सामने बसती है, बराबर का निशान है, तो आप चाहें तो इनको हर को भी सीधा काट सकते हैं। काट दूं मैं इसको, 2 3 6 और 2 धाम के 10। ठीक है, अब मुझे यदि केवल z चाहिए है तो इस 3 का मुझे क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर, यहां पर बटे में था तो यहां ऊपर गुणा में जाएगा ये, तो z बराबर हो जाएगा 9 का 3 से गुणा होगा तो 9 3 27 बटे में 10, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें हमें समीकरण को हल करके उत्तर की जांच भी करना है। चलिए ठीक है, इसको हम पहले ही लाइन खींच लेते हैं। यहां पर आप देखें क्या लिखा हुआ है 5x, तो आप इसको 5x लिखें, माइनस इस 2 का अंदर गुणा करें, 2 और 2 का गुणा हुआ तो 4x, माइनस का माइनस से गुणा हुआ प्लस 2 का 7 में गुणा हुआ तो 14 बराबर 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, 2 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 2 धन 7/2। ठीक है ना। चलिए अब 5x में से 1x गया तो क्या बचा, 5x में से 4x गया तो क्या बचा, x बचा, और ये 6x इस साइड है, हम इसको पक्ष बदलें तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा बराबर क्या चल रहा है, यहां क्या लिखा हुआ है ऋण 2, ये धन के प्लस के 14 है, इस पक्ष में आएंगे तो माइनस का 14 प्लस का 7/2। x में से माइनस 6x जा रहे हैं, बड़ी संख्या माइनस हो रही है तो माइनस में ही आएगा, 6x है और यहां पर 1x है तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 5x। ठीक है ना, इज इक्वल टू -14 और -2 कितने हो जाएंगे आपके माइनस के 16, माइनस के 16 हो जाएंगे, प्लस में क्या चल रहा है 7/2 आपका चल रहा है। चलिए अब यहां से हमें x का मान निकालना है, तो पहले सामने वाले को हम और हल करें। यहां क्या लिखा हुआ है -5x इज इक्वल टू, यहां 16 में बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। फिर से हम वही करेंगे, हर का गुणा करें 2, अब इस 2 का 16 में गुणा करेंगे, 16 ऋण का है माइनस का है तो -32 प्लस 7, -32 और प्लस 7 है तो क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस का 25/2। ठीक है ना। तो आप चाहें तो मैंने क्या कहा था, जब आमने सामने जो चिन्ह है यदि तो वो भी कट जाएंगे, और यदि अंश संख्याएं हैं तो वो भी आप काट सकते हैं। तो ये आ गया x का मान 5/2, आपका x का मान आ गया। चलिए अब x का मान 5/2 आ गया है, अब उन्होंने बोला समीकरण के उत्तर की जांच करना है, मतलब यदि हम इस समीकरण में 5/2 रखें, ठीक है ना, तो जब तक आपने पक्षांतर नहीं किए थे वहां तक आप देख लें, समीकरण को आपने थोड़ा सा सरल बनाया था पक्षांतर ना करके, तो ये समीकरण यहां आपने एक सरल बनाया था। ठीक है ना, 5x ऋण 4x, इसके बाद अपन हल करते हैं। तो मैं यहां पर एक लाइन और खींच लेता हूं और उसको लिख देता हूं जांच। चलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जांच कर रहा हूं। जांच करने का मतलब होता है यदि x का मान मैं अपने समीकरण में रखूं तो उसके LHS दायां पक्ष और बायां पक्ष कैसे आ जाएंगे, बराबर। चलिए जब मैंने यहां हल किया तो 5x में से 4x गए तो क्या बचा था, x धन 14 बराबर, यहां पर क्या बचा था 6x ऋण 2 धन 7/2। ठीक है, ऐसा था। चलिए x का मान रखते हैं, यहां मैंने x का मान रखा कितना 5/2। अब हम पक्षों का पक्षांतर नहीं करेंगे, पक्ष ही चेक करेंगे कि LHS में मान रखने पर RHS आ रहा है कि नहीं। x का मान मैंने 5/2 रखा धन 14 किया यहां पर। ठीक है, आप चाहें तो 5 इनको हल भी कर सकते हैं, 5/2 कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 14, 2.5 और 14 14 और 2.5
को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16.5। छोटी संख्याओं को हम दैनिक दिनचर्या में जो हम शब्द यूज करते हैं उनको करें तो ज्यादा सरल होता है। 5/2 का मतलब होता है, बटे 2 का मतलब होता है किसी संख्या को आधा करना। 5/2 मतलब 5 को आधा करना, 2.5 लिख दिया तो भाग नहीं देना पड़ेगा, और 14 और 2.5 को जोड़ा तो 16.5 आ गया। चलिए ऐसे ही यहां पर लिखें, हम इसमें x का मान रख दें 5/2 -2। चलिए इसको भी हम हल कर दें। 7/2 का मतलब क्या होगा, 7 का आधा 3.5, 3.5। चलिए ये 2 से हम इस 6 को काट दें, गुणा में है 2 3 6, और 3 का 5 में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 15। 15 - 2 और धन का 3.5 प्लस का 3.5, ठीक है ना। चलिए अब आप बताएं 15 में से मैंने माइनस का 2 किया तो कितना हो जाएगा 13, और इसमें मैंने 3.5 को जोड़ा, तो यदि मैं 13 में 3.5 को 3.5 मतलब 3.5, 13 में 3.5 जोड़ते हैं तो कितना होता है 16.5 होता है। तो इस 16.5 और 16.5 दोनों पक्ष में क्या आ गए, सही हो गए। LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। तो ये क्या हो गया, आपका सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, समीकरण के उत्तर की क्या हो गई, जांच हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मां और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का क्या करवाया, निर्माण करवाया, और बड़ी पुत्री ने मां के भाग का 3/8 धनराशि योगदान दिया, और छोटी पुत्री ने मां के भाग का 1/2 धनराशि। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि मां ने जो राशि मिलाई उसका 3/8 का मतलब होता है उसका गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो सबके हमें क्या निकालनी है, धनराशि का योगदान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें मां की राशि ही नहीं पता, तो जिसकी राशि नहीं पता हम उसको x मान लें। तो माना मां की योगदान राशि, ठीक है ना, हमें यही निकालना है कितनी कितनी राशि का योगदान दिया। तो हमने माना मां की राशि हो जाएगी x रुपए, ठीक है ना। अब बड़ी बहन ने कितना दिया, बड़ी बहन या बड़ी पुत्री, इन्होंने शब्द यूज किया है बड़ी पुत्री। तो बड़ी पुत्री की योगदान राशि, ठीक है, ये आप लिख लेना। तो x कुल राशि मां की कितनी थी x, उसका मतलब होता है गुणा 3/8, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x/8। और छोटी पुत्री की क्या बोली है, 1/2। छोटी पुत्री ने जितना मां ने योगदान दिया है उसका 1/2, 1/2 मतलब होता है आधा। तो मां ने यदि x दिया तो उसका आधा छोटी पुत्री ने दिया। अब तीनों ने जो राशि दी, तीनों ने, मां ने, धन बड़ी पुत्री ने और धन छोटी पुत्री ने, तीनों की जब हम राशि को जोड़ते हैं तो वो कितने के बराबर हुए, 75,000 रुपए। कमरा कितने का बना है, 75,000 रुपए का। तो मां की राशि x है, बड़ी पुत्री की राशि कितनी है 3x/8, और छोटी पुत्री की राशि कितनी है x/2, बराबर कितना है 75,000। चलिए अब हम क्या करें, यदि हमें इनको हल करना है, यदि हमें इनको हल करना है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो या तो आप एलसीएम ले लें या इसका x के बटे में आपका मान लें 1। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, 1, 8 और 2 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है पता है ना आपको, कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे, यहां पर आप 1 लिख लें, यहां आप 8 लिख लें और यहां आप 2 लिख लें। तो किसका भाग जा रहा है, 2 का। 1 में तो जाना नहीं है, 8 में 4 बार और 2 में 2 बार, फिर 2 का देंगे तो 1 बार, 4 में 2 बार और 2 में 1 बार, ये 2 तो यही हो जाएगा 1, सॉरी, ठीक है। फिर 2 में देंगे तो ये 1 बार, ये 1 और ये 1, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8। चलिए तो मैंने लिखा एलसीएम आ गया 8। अब इस 1 का इस 8 में भाग दिया तो कितना आएगा 8, और 8 का ऊपर गुणा किया तो 8x, प्लस इस 8 का 8 में भाग दिया 1 आया, 1 का 3 में गुणा किया तो 3x, प्लस 8 में 2 का भाग दिया तो आया 4, 4 का अंश में गुणा किया तो 4x, बराबर क्या हो जाएगा 75,000। 8x और 3x जुड़े 11x, 11x और 4x जुड़े तो 15x, तो ये हो गया 15x बटे में 8, बराबर हो जाएगा 75,000। चलिए इस 15 से हम अंश है ये, क्योंकि और ये भी एक अंश है, तो इस 15 को इस अंश से काट देते हैं, 15 5 75, पीछे 3 शून्य लगेंगे तो 3 शून्य में लगा दो। तो x बटे 8 का मान आ गया 5,000। इस 8 का हम जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x
बराबर 8 का उस 5000 में गुणा हो जाएगा। 5000 में 8 का गुणा हो कितना आएगा? 40,000। 40,000। तो 40,000 रुपए किसके हो गए? मां के। 40,000 मां के हो गए। बड़ी पुत्री ने कितना मिलाया था? बड़ी पुत्री ने मिलाया था मां से 3x/8, ये बड़ी पुत्री का था। और छोटी पुत्री का क्या था? छोटी पुत्री ने जो मां ने मिलाया था उसका x/2। तो x/2 मतलब छोटी पुत्री का तो सीधा आधा कर दें 40,000 में से। भाई 5,000 का 8 में गुणा किया था 40,000, 40,000 का आधा 20,000, तो ये छोटी पुत्री के 20,000 आ गए। तो अब आप सीधा सीधा साथ ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई मां ने 40,000 मिलाए, छोटी पुत्री ने 20,000 मिलाए, तो कितना हो गया? 60,000। बचा हुआ 15,000। बचा हुआ 15,000 किसने मिलाया? आपकी बड़ी पुत्री ने। आप यहाँ x का मान भी रखेंगे तब भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। x का मान 40,000 रखेंगे, 8 से 40 को काटेंगे 5 बार और 5 का 3 में फिर गुणा करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर क्या किया गया है? एक मॉडल बनाया गया है समीकरण से, एक मॉडल के रूप में हमें बताया गया है कि समीकरण से मॉडल, मतलब मॉडल से हम समीकरण को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो संकेत दिया गया है कि x को माना गया है कप। आप माने ये क्या है? कप है। तो 5x लिखा था। 5x का मतलब क्या है? 5x का मतलब है x कितनी बार ऐड हो रहे हैं? 5 बार। x कितनी बार ऐड हो रहे हैं? 5 बार। तो x की जगह क्या लिखा है? कप, तो इन्होंने 5 कप बना दिए। फिर क्या लगा था? माइनस लगा था, तो ये माइनस लगा दिया। फिर 6 जो माइनस की संख्या थी उसको इन्होंने सर्किल के अंदर माइनस लिख दिया, तो ये 6 माइनस लगा दिए। फिर लगा था इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू, और इक्वल के बाद 4 जो संख्या थी वो पॉजिटिव थी, इसलिए इन्होंने पॉजिटिव को क्या माना है? +1 को माना है सर्किल में प्लस, तो इन्होंने सर्किल में प्लस लिख दिया। और हमें 2 मॉडल बनाने को बोले हैं, तो चलो हम बनाते हैं। हम पहले यहां पर संकेत दे देंगे कि हमने माना, अपन कुछ और मान लेते हैं। y बराबर एक कॉस्को की बॉल मान लेते हैं, या y बराबर, चलिए ठीक है, कॉस्को की बॉल मान लेते हैं, ठीक है। और प्लस के लिए हम वही मानेंगे भाई, +1 के लिए हम क्या मानेंगे? सर्किल के अंदर प्लस लिखेंगे, ठीक है। चलिए 7y है, मतलब कॉस्को की कितनी बॉल चाहिए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या लगा था? प्लस। फिर 14 कैसे है? प्लस के हैं, तो हमारे ये प्लस वाले सर्किल कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। 3 4 5 6 7, और यहां भी 7, तो 14 हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 और 7। बराबर में क्या लिखा है? 7 लिखा है, वो भी प्लस का है, तो हम इसके लिए क्या करें? 7 प्लस और बना दें, 4 5 6। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन है 5x, ये तो पहला हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन में हम कुछ और मान लेते हैं संकेत। हमने माना x इज इक्वल टू ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल। और प्लस के लिए हम क्या माने? प्लस के लिए आप चाहें तो स्टार मान लें, +1 के लिए आप क्या मान लें? स्टार मान लें, और -1 के लिए कुछ ऐसी चीज मान लें। चलिए माइनस के लिए हम माइनस ही इन सर्किल में, सर्किल के अंदर मान लेते हैं, ठीक है। प्लस के लिए, +1 के लिए हमने स्टार माना है, और x के लिए हमने ट्रायंगल माना है। तो 5x था। 5x मतलब कितने ट्रायंगल चाहिए? 5। 1 2 3 4 5। फिर क्या लिखा है? माइनस, तो माइनस के लिए हमने क्या माना है? माइनस ही माना है। 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और 6। फिर क्या लिखा है? +6 लिखा है, प्लस के लिए हमने क्या माना है? स्टार माना है, तो 6 स्टार बनाए, 1 2 3 4 5 6। बराबर में क्या लिखा है? बराबर में लिखा है 4, तो 4 स्टार बनाए, 1 2 3 4। प्लस 6 के लिए क्या लिखा है? 6 है, प्लस का है, तो हम यहां भी स्टार बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो आप यहां ये चीज देख पा रहे होंगे कि कैसे चर और अचर आपस में माइनस प्लस होते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं एक जैसी चीजें जो हैं वो प्लस माइनस हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका सेशन यहां पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना भूलें। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम 8th ग्रेड का 3rd चैप्टर हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।